भाई बोल दिया करो पहले। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन सर इन्होंने अभी सिर्फ आपने ये कहा कि जो हमारी डॉक्यूमेंट है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो, सिंपल है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड बाय वे ऑफ लेटर, बाय वे ऑफ फिगर, बाय वे ऑफ मार्क। लेकिन वहां पर इंटेंशन क्या है? इंटेंडेड टू बी यूज और विच में बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। उस मैटर को हमने यूज करना है एज ए एविडेंस इन द कोर्ट, और इन एनी लाइक इन बिफोर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में या कहीं भी, तो वो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। चाहे वो चेक करे, वो पावर अटर्नी है, चाहे वो काइंड ऑफ आपका एग्रीमेंट है, वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉलो करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है वो ओल्ड डेफिनेशन है। लेटर ऑन जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट बनाया था, उसके बाद उसमें डिजिटल तो बाद में डेफिनेशन आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो बेसिकल वर्ड है उसको पहले उसको स्पेसिफिकली उन्होंने डिफाइन करना शुरू कर दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में ही फॉलो करेंगे। आप मेल कर रहे हो कुछ भी, लाइक आप आज तो नॉर्मल है ना, आजकल तो बुक जो है वो डिजिटल होती है हमारी सारी। आप देख लो नॉर्मल आपके पास नंबर ऑफ एप्स हैं जो डिजिटल है बेसिकली। वहां पर डिजिटल आप ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हो, आपको वो अवेलेबल नहीं है ऑफ मोड में, तो दोज आर डॉक्यूमेंट्स, पर वो डिजिटल है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सर्कमस्टांसेस, हम लोग डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को चेंज करते रहते हैं। जिसमें आने वाले समय में जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी चैलेंजेस थे, उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेशन को चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पहले वर्ड यूज किया, देन वी हैव यूज द वर्ड डिजिटल, एंड दीज आर द सिनोनिमस वर्ड। बस उसमें डिजिटल आज जो लाइक सपोज मैं कह रहा हूँ बुक जो है बेसिकली वो ऑनलाइन है, वो डिजिटल है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक आप मेल कर रहे, दैट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है, तो डिजिटल भी इलेक्ट्रॉनिक है, बट उसमें एप्स वगैरह यूज करके आप डिजिटल वाइज में, डिजिटल वे में आप उसको बनाते हो। बट दीज आर द सेम और दीज आर द सिनोनिमस वर्ड, बट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वेल। उसमें कोई अंतर नहीं है उसमें, बस उसकी डेफिनेशन को उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज किया है। बट यहाँ पर इंटेंशन जरूर है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कुछ किसी काम का नहीं है आपको पता है, बट दैट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, आपको पता है उसमें उसके कोई मतलब हम लोग उसको यूज ही नहीं करने वाले एज ए एविडेंस, तो उसका कोई पर्पस ही नहीं है। इट इज अ डेड, ऑल्दो इट्स अ डॉक्यूमेंट, बट नॉट अ डॉक्यूमेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस क्लॉज। एम आई क्लियर? Now the valuable security. Although this is a very simple word, valuable security, but the word valuable, ये valuable word जो है वो एक important word है। Although it's a kind of document जहां पर किसी का लीगल राइट क्रिएट किया जा रहा है, जहां उसके लीगल राइट को एक्सटेंड किया जा रहा है, जहां आप लीगल राइट को ट्रांसफर कर रहे हो, जहां आप लीगल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो उसका राइट, हमेशा के लिए रिलीज कर रहे हो, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डॉक्यूमेंट में किसी के लीगल राइट को क्रिएट किया जाता है, लाइक ए एंड बी ने एग्रीमेंट किया कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो, जो मेरा बेटा सी है जब वो मैरिज करेगा उसका फर्दर जो बेटा होगा उसके नाम के पर मैं आज प्रॉपर्टी करके जा रहा हूं, बट ड्यूरिंग द लाइफ बी जो है वो केयर टेकर होगा उसका। तो मींस राइट किसका क्रिएट किया गया? सी जो उसका बेटा, उसके फर्दर मींस ग्रैंडसन जो भी होगा फ्यूचर में जब उसके सी की मैरिज होगी, तो राइट क्रिएट कर एक्सटेंड कर दिया। पहले मैंने थोड़ा सा लिमिटेड राइट दिया था, अब मैंने उसका राइट एक्सटेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। पहले ए आना था, नाउ बी को ट्रांसफर कर दिया ऑनरशिप, रेस्ट्रिक्ट कर दी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी मैंने उसमें, एक्सटिंग्विश, रिलीज, आपका राइट मैंने रिलीज कर दिया कि आप राइट नाउ यू, आपकी जो लायबिलिटी थी जब मैंने वो रिलीज कर दी, मैंने पे कर दी, तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये जो राइट क्रिएट किया गया, स्टैंड किया गया, ट्रांसफर किया, रिस्ट्रिक्ट एक्सटिंग्विश किया गया, दैट इज कॉल्ड अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वी हैव अ इलस्ट्रेशन ओवर देयर, he write his name on the back of bill of exchange, उसने अपना नाम लिख दिया लाइक चेक के या बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड पर, इट्स अ काइंड ऑफ एंडोर्समेंट। So as the fact of this endorsement is transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, लाइक सपोज मैं चेक दे रहा हूँ आपको ब्लैंक साइन करके 10,000 का, अब जिसको दे रहा हूँ वो होल्डर है, दैट मीन्स उसको मैं ये राइट दे रहा हूँ कि आप उसको विड्रॉ कर लो। द राइट हैज बीन क्रिएटेड बाय वे ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज।
दैट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, वी कैन से दैट द वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ जस्ट सिंपल डॉक्यूमेंट व्हिच इज कन्फर्ड विद सर्टेन लीगल राइट, जिसमें लीगल राइट को क्रिएट किया गया, सिंपल लीगल राइट को क्रिएट किया गया, ट्रांसफर किया गया, रिलीज किया, सरेंडर किया गया। आप सरेंडर भी तो कर सकते हो राइट को, बेल बॉन्ड हो सकता है सर। कर रहा हूं मैंने, दोनों भाइयों को मैंने सरेंडर कर दिया, भी मैं इसके प्रॉपर्टी में नाउ जो प्रॉपर्टी मेरे नाम है मैं उसको सरेंडर कर रहा हूं, आपके नाम पर कर रहा हूं, आप सरेंडर सब कुछ। सो ये जो वर्ड है वो आप उसको बहुत वाइडर सेंस में लोगे आप, क्रिएशन, ट्रांसफर, सरेंडर, रिलीज, पेमेंट ऑफ मनी, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी और सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, दैट इज रिलीज कर देना अधिकार को, आपने उसकी किसी ड्यूटी को रिलीज कर देना, ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर देना, दैट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। दोस डॉक्यूमेंट आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो बेल बॉन्ड जैसे कह सकते हैं बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड इज समथिंग लाइक, वो तो एक सिक्योरिटी है, वो एक सिक्योरिटी है जिसमें एक पर्सन अपने आप को बाउंड कर रहा है, अगर वो पेयर नहीं हुआ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। बट वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट के लिए तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ना। कोर्ट कहता है अगर नहीं आया तो भाई जो श्योरिटी है उसको उठा लो घर से, 50,000 का इसने बॉन्ड दिया था, 50,000 यू हैव टू पे इन द कोर्ट, दैट डॉक्यूमेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी फॉर द कोर्ट, although that document bound that surety, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। एसेंशियली नीडेड क्या है हमारे, सिंपल इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट जिसमें लीगल राइट को, सर जैसे हमने बोला कि जब हम लीगल वैल्यूएबल सिक्योरिटी देखते हैं उसमें लीगल राइट क्रिएट होता है या एक्सटेंड होता है या ट्रांसफर होता है, तो इसमें तो जब हम बेल बाउंड कर रहे हैं इसमें तो लीगल राइट, ये सिर्फ एग्जांपल दिया था उसने बेसिकली। ठीक है उसमें सर। आप जब पता है क्या है बेसिकली, इसमें जब आप अपने आप को बाउंड भी कर रहे हो ना किसी चीज के लिए, तो वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसमें अपने आप को बाउंड किया कि 50,000 आई विल पे, यू नो, उसकी इंटेंशन चेक करोगे डॉक्यूमेंट की इंटेंशन क्या है बेसिकली। अब उसमें वो अपनी ड्यूटी जो है अपने आप को बाउंड कर रहा है ना, बाउंड कर रहा है इट मींस कि वो राइट दे रहा है कोर्ट को कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कंडीशन जो बाउंड वेल बाउंड किए हैं, तो आई एम बाउंड टू पे 50,000, आई एम बाउंड लाइक इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक पार्टी बाउंड है, दूसरा उसके बाद हम लोग राइट क्रिएट कर रहे हैं, यही है ना गरिमा सर जी, जी सर। सेम ही है, उसको बस सोचने की आप देखो वे ऑफ एंगल थोड़ा चेंज कर दो, आपको पता लगेगा वो बेसिकली काइंड ऑफ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। जी सर, इसमें राइट लीगल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जा सकता है। ठीक है सर, आ गया समझ। बैंक लोन भी जैसे हो गए सर। एनी पर्सन एक्नॉलेज, जब कोई भी पर्सन एक्नॉलेज करता है, आप जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ोगे ना, तो सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में आप जो आपकी जो लायबिलिटी है, तो वो लिमिटेशन के अंडर आपको अगर एक्नॉलेज कर रहे हो कि डेफिनेटली आई एक्नॉलेज माय लायबिलिटी, तो वो लिमिटेशन पीरियड फ्रेश स्टार्ट हो जाता है। तो वो लेकिन कंडीशन क्या है कि सेक्शन एज पर सेक्शन 18 इज कंसर्न, उन्होंने कहा कि शुड बी इन रिटन फॉर्म, सिग्नेचर होंगे, राइटिंग में होंगे, और आप लायबिलिटी लिमिटेशन खत्म होने से पहले आप एक्नॉलेज कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, तो दैट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है क्योंकि उस समय लिमिटेशन एक्सटेंड हो गया आपका। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट ऑफ हैविंग अ सम वैल्यू फॉर सम पर्सन, एक पर्सन के लिए वैल्यू है, दूसरे के लिए उस टाइम उसकी ड्यूटी है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर आप करो तो बहुत इजीली आप समझ लोगे। नाउ वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ एग्जांपल व्हिच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वी हैव अ सर्टेन केस लॉज लाइक अजीमुद्दीन वर्सेस एम्परर के केस में कोर्ट ने कहा कि डीड ऑफ डिवोर्स इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब गरिमा यहां पर भी तो राइट हो रहा है ना, अब हम लोग खत्म कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं रिलेशन को, हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं, और वहां पर लीगल राइट क्रिएट हो रहा है। यस हो रहा है। क्या लीगल राइट क्रिएट हो रहा है गरिमा, पहले आप बताओ प्लीज, इसमें लीगल राइट क्या क्रिएट हो रहा है? सर दोनों पार्टीज अब अलग अलग रह सकती हैं। ओके वेल, एनीथिंग एल्स? एलिमनी मिल लाइक दे सकती कैन है, मैरी, मेंटेनेंस मिल दे कैन सकती है। मैरी सेकंड, है ना, वो सेकंड मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये राइट है ना, ये तो ऑटोमेटिकली जो पहले नहीं थे, ठीक है ना, तो ये जी सर। कुछ क्रिएट हो रहा है। देन
जी सर, आ गया समझ। obviously कबूलियत भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटीज में आप कबूल करते हो that I am responsible. तो in case of Krishna Rao versus state of Madhya Pradesh में rent note is also a valuable security. Rent note इसमें कई बार तो वो भी है। रामनारायण वर्सेस नागेश्वरी के कोर्स में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाज कंसीडर्ड एज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि वो तो हमारी डेफिनेशन में है ना, रिलीज कर देना, किसी के राइट को रिलीज कर देना। लाइक गरिमा और मैं और आकाश सिंह है, और मुझे पता है कि लाइक गरिमा अभी स्टडी करे तो कोई इशू नहीं है, तो मैं वो जो लायबिलिटी गरिमा की, हम तीनों की लायबिलिटी ज्वाइंट लायबिलिटी, तो मैं गरिमा की लायबिलिटी मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मींस मैं खुद पे कर रहा हूँ, तो मैंने डिस्चार्ज दे दिया, तो दैट इज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाज कंसीडर्ड एज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। चक्कू वर्सेस केरला बेसिकली केस में लॉटरी टिकट जो है बेसिकली वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी गई है, क्योंकि डेफिनेटली जो भी वो लॉटरी अगर टिकट का नंबर आ गया तो वो तो जीत गया, तो फिर तो वो तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। और जब तक वो ड्रॉ नहीं निकलता तब भी वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। हाँ, ड्रॉ आ गया, आपका नंबर नहीं लगा, फिर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है? बिल्कुल नहीं। बस इसको ध्यान में दो। हर पॉइंट को अगर देखोगे तो उसमें उसकी राइट्स के अकॉर्डिंग फिर देखना पड़ता है कि पहले प्रायर टू द ड्रॉ ऑफ दैट, ड्रॉ नहीं निकला तब, ड्रॉ निकल आया तब, वो टिकट जो थी उसी का ही नाम निकला है, और ड्रॉ आ गया लेकिन आपका नंबर टिकट का नहीं लगा, तो तीनों में सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। अब ड्रॉ हो चुका है लेकिन आपका टिकट अब वो वेस्ट हो गया, दैट इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। थैंक दो क्या मर्जी, किसी को आपको उसको उठाएगा तो उसका कोई बेनिफिट होगा? नहीं होगा। Now, which type of document should be considered valuable security? तो we have a few case law, like जहां पर हम लोग बात करें, like साधोला वर्सेस एम्परर केस है, कोर्ट ने कहा कि acknowledgement of a receipt of an insurance parcel is not a valuable security. जब आपके घर पे पार्सल आता है तो आप उसको रिसीट को साइन करते हो ना, तो वो कोई राइट हो ना क्रिएट कर रहा है आपका अपने आप में, और सिर्फ ये है कि जब ठीक है आपने एडमिट कर लिया कि आपने वो रिसीव कर लिया, दैट्स इट। ना ही वो रिलीज कर रहा, ना ही वो डिस्चार्ज कर रहा, ना ही वो क्रिएट कर रहा, नथिंग, आपकी चीज आपको मिल गई बस, दैट्स इट, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं आएगा। वी हैव हरि प्रसाद वर्सेस स्टेट, अकाउंट बुक थी, नॉर्मली अकाउंट बुक में एंट्रीज होती है, लेकिन कोर्ट ने हरि प्रसाद वर्सेस स्टेट में कहा कि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्योंकि उस अकाउंट बुक्स में पार्टी के सिग्नेचर ही नहीं है, तो इसलिए दैट इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी एट ऑल। देन वी हैव अनदर केस, श्रीनिवासन पंडित धर्म भिखारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो सर्टिफिकेट यूज किया गया फॉर एडमिशन इन ए कॉलेज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एडमिशन में भी बात करें, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो ना, वो तो आपको वापस मिल जाएगी ऑन द स्पॉट, क्योंकि आपने उसके बिहाफ पर एडमिशन लिया, दैट्स इट, तो दैट इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। हरि प्रसाद वर्सेस स्टेट, कॉपी ऑफ ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज नथिंग, कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एक चेक जो मेरे पास ओरिजिनल है, अगर वो मैं चेक की कॉपी गरिमा आपको दे दूंगा, वेदर इट इज, क्या आप उसको विड्रॉ कर लोगे? नो सर। तो ठीक है, इट्स नथिंग। तो ये था हमारा जो नॉर्मली हम बात करते मेन जो था, तो इसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है कि जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ भी कंफ्यूजन है, तो इजी है। अब हम लोग चलेंगे सबसे मेन टॉपिक हमारा, कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट वी ऑल नो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और इसमें नो डाउट एम्बिग्युइटीज भी होती हैं, काफी होती हैं। कॉमन की अगर बात करें तो इट इज वेरी क्लियर कि कॉमन मतलब दो पर्सन में कोई चीज कॉमन है। अब ये तो बात हेडिंग से क्लियर है कि यहां पर एक पर्सन की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही, कम से कम मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू शेयर द इंटेंशन विद ईच अदर। अगर वो आपकी इंटेंशन कॉमन है तो दैट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन। Earlier it was section 34 of the Indian Penal Code, now it is section 3 subclause 5 of the Sanita Act. Heading क्या उसकी, act done by several person in furtherance of common intention. कॉमन टेंशन के लिए आपने उसको कंप्लीट करने के लिए आपने कोई एक्ट किया, तो यहाँ पर काफी इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे हमारे। पहली बात, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, it is done by several person in furtherance of common intention of all,
Third, each person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. यहाँ पर overt act होना बहुत जरूरी है. विदाउट दैट आपकी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन अपने आप में ऑफेंस नहीं है. पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है. ऑल्दो अनलॉफुल असेंबली की अगर मैं बात करूं, जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ऑफेंस है. बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस. बीइंग अ मेंबर ऑफ द कॉमन इंटेंशन के वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है. कॉमन इंटेंशन बिल्कुल ऑफेंस नहीं है जब तक आप उस एक्ट को करते नहीं हो. हाँ, कॉमन ऑब्जेक्ट आपने डिस्क्लेयर कर दिया, वो अनलॉफुल है आपका ऑब्जेक्ट, आपने वो एक्ट नहीं किया, बट स्टिल यू आर लायबल. बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, द लायबिलिटी शुड इज ऑलवेज बी देयर. So what we need over is that minimum 2 person who are having a common intention to do certain act, but that act should be a criminal act. तो जब वो कॉमन इंटेंशन के जो हमारी कॉमन इंटेंशन है उसको फर्दरेंस उसको पूरे करने के लिए अगर आप एक्ट करोगे तो ऑल आर लायबल. हाँ, बट ये है कि अवॉर्ड एक्ट तो सभी का होना चाहिए. पार्टिसिपेशन शुड बी देयर. And there is no requirement that the physical presence of every and each person should be there at the time of the occurrence. It is not the requirement at all. Even if अगर एक्ट हो रहा है दिल्ली में, the person जो उसका जो जिसने शेयर की थी, उसमें से एक पर्सन दुबई में है और वो फोन से उसको डायरेक्शन दे रहा है कि भाई उसको यहाँ पर हिट करो, आप उसको यहाँ पर हिट करो. इट मीन्स दैट पर्सन जो दुबई में है, by using a phone, he is doing the overt act, and obviously उसकी कॉमन इंटेंशन वहां पर की हुई है. तो overt act means जो उसकी पार्टिसिपेशन शुड बी देयर, वहां पर होनी चाहिए. सो the term intention is not defined. पहली बात तो सनीता में कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉमन इंटेंशन, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया है हमारा 189 में. कॉमन इंटेंशन कहीं डिफाइन नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइन है. सनीता सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि when an offense require a particular intention or knowledge, जब कोई एक offense, कोई particular offense, उसमें common intention या knowledge होनी चाहिए. अगर वो 2 or more person उस knowledge को, उस intention को share कर रहे हैं और उसके बाद act कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वो common intention. So each of them, the most important part is each of them who joined the act with such knowledge or intention is liable in the same way as if it were done by him alone with that intention or knowledge. सभी liable हो जाएंगे. That is we call a joint liability. जो section 3 subclause 5 of the Sanit Act में joint liability. हालांकि एक्ट को डिफाइन किया गया है. एक्ट मीन्स अ सीरीज ऑफ एक्ट और अ सिंगल एक्ट. और वर्ड omission means a simple omission or a series of omission as well. Omission means जहां पर ड्यूटी है और आप ड्यूटी को पब्लिक नहीं करते, तो ड्यूटी को निभाते नहीं हो, आप पूरा नहीं करते, तो वो फिर omission आ जाती है. तो वो हम लोग एग्जांपल करेंगे उसके रिगार्डिंग. वी विल डू नाउ. ये था हमारा कॉमन इंटेंशन. उसको हम लोग फर्दर डीपली स्टडी करेंगे, उसके केस लॉ भी करेंगे. अब हम बात करें कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो 189 ऑनवर्ड्स 194 में डिस्कस किया सनीत एक्ट के रिगार्डिंग. यहाँ पे ग्रुप ऑफेंसेस known as group offenses या public equality उसको बोलते हैं. 190 ऑफ सेक्शन क्या कहता है हमारा of Sanit Act? Every member of unlawful assembly guilty of an offense committed in prosecution of common object. common object को पूरा करने के लिए अगर किसी ने एक्ट किया तो every member of unlawful assembly वर्ड यूज किया गया. इसको ध्यान में रखो. every member of unlawful assembly वो लायबल है. कौन से मेंबर? जो एट द टाइम ऑफ अकरेंस उस असेंबली में ज्वाइन थे, जिन्होंने अनअसेंबली ज्वाइन की थी, तो वो सारे के सारे पर्सन लायबल हो जाएंगे. हाँ, द मोमेंट अभी ऑफेंस हुआ नहीं, लेकिन उस असेंबली से 2 जने बाहर हो गए, विड्रॉ कर लिया, तो दे आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट, फॉर द ऑफेंस और एक्ट डन बाय द अदर मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली आफ्टर देयर विड्रॉ. तो लायबल यहाँ विड्रॉ करने से पहले के एक्ट के लिए वो लायबल है. तो 190 तो सिर्फ ये बात करेगी अगर आप मेंबर हो ना अनलॉफुल असेंबली के, यू आर लायबल. सिंपल. इट मींस अपने आप में अनलॉफुल मेंबर, जो अनलॉफुल असेंबली, वो अपने आप में ऑफेंस है. बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, इट इज एन ऑफेंस इटसेल्फ.
तो ये नॉर्मल उसकी बात करें ना, अगर कॉमन टेंशन हम बात करें तो जैसे फिजिकल अपीयरेंस मस्ट है ना सर, वो अभी हम लोग Physically करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ आ जाएगा आपका, बेफिक्र हो। अभी हम लोग स्टार्ट में जस्ट डायरेक्ट किया, अभी हम लोग प्रॉपर डीपली करेंगे। सब सारे जितने भी क्वेश्चन डाउट्स है वो सारे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। अगर नहीं आया तो आप पूछ लेना, डोंट वरी। कॉमन टेंशन नाउ, कॉमन टेंशन इज अ काइंड ऑफ लाइक अ प्री अरेंज्ड प्लान। मेरे माइंड में क्या है, यू कांट जज। मैंने और आकाश ने जो सोचा है, थर्ड पर्सन कांट जज। तो इट्स अ प्री अरेंज्ड प्लान एंड एक्टिंग इन कंसर्ट पर्सन टू द प्लान। उस प्लान को पूरा करने के लिए जब हम लोग एक्ट कर रहे हैं तब वो हमारी लायबिलिटी फिक्स करता है। मीन्स अगर आप एक्ट नहीं करते तो नो वन हैज अ टीम पावर टू रीड योर माइंड, कोई भी नहीं कर सकता, तो उसकी कोई सजा नहीं है। आपका अवर्ट एक्ट ही हमें ये बात क्लियर कर देता है, उससे ही आपके कंडक्ट से ही हमें एविडेंस मिलती है कि क्या इनका कॉमन टेंशन था या नहीं था। सो टू ब्रिंग दिस सेशन टू इफेक्ट, सबसे पहले क्या चाहिए, प्री कंसर्न मीन प्री मीटिंग ऑफ माइंड जो था बेसिकली, तो वो चाहिए, प्री अरेंज प्लान चाहिए पहले। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट कोर्ट ने कहा कि प्री कंसर्ट मींस प्री अरेंज प्लान होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों इकट्ठे हो गए ऑन द स्पॉट भी कॉमन टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो पहले तो ये क्लियर कर दिया कोर्ट ने नंबर ऑफ जजमेंट्स में कि प्री अरेंज मीटिंग या प्री प्लान अरेंज प्लान इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेक्शन। हाउएवर दैट कैन बी लाइक डेवलप ऑन द स्पॉट बिटवीन द पर्सन हु गैदर्ड देयर, वहां पर ऑन द स्पॉट भी हो सकती है। ए चाहता है कि वो बी का मर्डर करे, सी वहां पर ऑन द स्पॉट आ गया और दोनों ने कहा कि हम लोग मिलकर मारते हैं, तो वो कॉमन टेंशन हो गई। तो ऑन द स्पॉट भी कॉमन टेंशन बनती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि हम वहां पर पहले प्री अरेंज प्लान हो, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। वी हैव अ केस अमरीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1972 का है। इट वाज फर्दर हेल्ड दैट दो द कॉमन टेंशन में डेवलप इन द कोर्स ऑफ अ फाइट। जब आप फाइट कर रहे होते हो ऑन द स्पॉट तब भी कॉमन टेंशन क्रिएट हो सकती है, बट देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड अनइम्पीचेबल एविडेंस टू जस्टिफाई दैट इन्फ्लुएंस, क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू प्रूव। अगर आप कहते हो फाइट के दौरान ही कॉमन टेंशन हो गई तो भाई आपको तो प्रूव करना पड़ेगा, बट ये नहीं कि कॉमन टेंशन ड्यूरिंग द फाइट क्रिएट नहीं हो सकती। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये केस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अमरीक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। वी हैव अनदर केस पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट emphasized on the point, this point that prior concern need not be something always very much prior to the incident. जरूरी नहीं है कि इंसिडेंट से पहले भाई आपको 2 दिन पहले आपको प्रायर मीटिंग होनी चाहिए, 1 घंटा पहले मीटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? कोर्ट ने कहा कि ऑन द स्पॉट ऑफ मूवमेंट भी कॉमन टेंशन क्रिएट हो सकती है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। इस केस में Ramchandra Shikla deceased with his wife's sister went to the field while Ramchandra went to the river side. The 5 persons including their appellant so and so Panduranga, Tukia and Dilia attacked him. According to the eyewitness क्या कहते हैं? Panduranga, Tukia and Dilia were holding axe. उनके हाथ में क्या था? Weapon, axe. And 2 other accused, जिनका नाम Tukaram and Nilia, they had a stuck in their hands. काइंड ऑफ वेपन होता है वो भी। डिसीज्ड जो था उसके ऊपर अटैक किया, डिसीज्ड डाइड ऑन द स्पॉट। इन दिस केस डिफरेंट आई विटनेस टोल्ड अ डिफरेंट स्टोरी। इस केस में नंबर ऑफ आई विटनेस थे लेकिन डिफरेंट स्टोरी हो गई। डिसीज्ड डाइड ऑन द स्पॉट, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया ईच ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ अ चार्ज ऑफ अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी और सेंटेंस कर दी डेथ सबको। फिर अक्यूज ने अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट में अपील लाई टू द इन हाई कोर्ट एंड कन्विक्शन ऑफ पांडुरंगा, तुकिया एंड भिरिया वाज मेंटेन। बट जो 2 पर्सन थे उनको कोर्ट ने ट्रांसफर, बट द अदर 2 अक्यूज्ड पर्सन सेंटेंस वाज कंप्यूटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉर लाइफ, जिसको हम बोलते हैं काली पानी की सजा हो गई। पहले था अपनी ये हमारे इंडियन कोर्ट आईपीसी में खत्म हो गया था। तो when the matter came to Supreme Court ने कहा कि भाई यहाँ पर learned judges said that each is liable for their own act. कोर्ट ने कहा each is liable. Tax court set aside the death sentence of Panduranga and convicted him instead of
under section 326 and sentenced for 10-year legal imprisonment. Supreme Court held the sentence of Tuki and Vilya to transportation for life. The Supreme Court elaborated in this. अब Supreme Court ने क्या elaborate किया, ये समझने वाली बात है. Supreme Court ने कहा, in this case like that each would be individually liable for whatever injury he caused. अगर वहां पर कॉमन इंटेंशन नहीं है, एक की इंटेंशन थी मारने की, उसने सर पे अटैक किया, दूसरे की इंटेंशन थी उसको ग्रीवियस इंजरी करने की, उसने उसकी लेग पे अटैक किया जो ग्रीवियस हो गई. So each would be individually liable for whatever injury he caused, but none would be vicariously convicted for the acts of any of the others. अब दूसरे के एक्ट्स के लिए आप क्यों vicariously liable हो, जब तक आपकी common intention हम लोग प्रूव ही नहीं कर पाए. So the prosecution cannot prove that his separate blow was a fatal one. He cannot be convicted of the murder. However, clearly, an intention to kill would be proved in this case. However, अगर intention to kill प्रूव हो गई लेकिन वो इंडिविजुअली प्रूव हुई है तो आप इंडिविजुअल को सजा दोगे. अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि इनकी कॉमन इंटेंशन थी, तब दोनों की लायबिलिटी फिक्स है, आप कर सकते हैं. अवॉइड एक्ट होना चाहिए. लेकिन अगर वहां पर उनके एक्ट से पता लगता है कि भाई वहां पर उनकी इंटेंशन थी नहीं, लाइक सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ए बी सी इंटेंशन थी कि उनको डी को मारना है, एंड ऑल दे वर हैविंग अ स्वॉर्ड इन देयर हैंड्स. A and B started giving beating to D with the swords and gave the number of wound on his person, whereas the C was seen standing in a very calm. वो बड़ा आराम से खड़ा था कि उसने कोई भी एक भी अटैक नहीं किया डी के ऊपर, and later D was died on the spot. The FIR was registered against the A, B and C under section 302, read with section 34 of the Indian Penal Code prior to the court said कि common intention was there, no doubt. ठीक है, आप कहते हैं common intention was there, common intention was there, but overt act of C was not there. It was totally absent. Although he was also armed with the sword, but उसने एक भी attack नहीं किया. He never gave a single blow to the D. So it means उसने common intention को share नहीं किया. So यहाँ पर इसमें कोर्ट ने कहा कि वो जो liable नहीं है, जिसने act नहीं किया, he cannot be convicted for section 302 read with section 34. We have another महबूब शाह versus State of Emperor, काफी फेमस केस है हमारा. इस केस में एपिलेंट जो था महबूब शाह था, अराउंड उसकी एज 19 ईयर थी, and was convicted by Session Judge 302 read with section 34 for the murder of Allah Dad. सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी. हाई कोर्ट जो था उसने कंफर्म कर दिया डेथ सेंटेंस को. अब उसके बाद तो कोई वे आउट नहीं था. महमूद शाह ने फाइनली अपील फाइल की लॉर्डशिप में. The conviction for murder and sentence of death was quashed. It was contended before the appellant that when Allah Dad and Hamidullah tried to run away, जब वो भाग रहे थे. अब यहाँ पर ध्यान से समझना, when Allah Dad कौन है जिसका मर्डर हुआ है, Allah Dad and Hamidullah tried to run away. मतलब Allah Dad के साथ एक और था जो भाग रहे थे वहां से अपने आप को बचाने के लिए. तब appellant क्या कह रहा है कि वाली शाह एंड महबूब शाह came in front of them. हम लोग उनके सामने आए and fired shots. And so there was evidence of forming common intention at the spur of the moment. कोर्ट ने कहा कि ये एविडेंस से कलेक्ट हुआ है हमारा. जब आप एग्जामिनेशन चीफ कर रहे हो उसमें से ये चीज बाहर आई है कि जब वो अल्लाह तद और हमीद ट्राइब भाग रहे थे तब ये आगे उन्होंने आगे उनको रिस्ट्रेन कर लिया and they fired a shot. And so there was evidence of forming common intention at the spur of the moment. The lordship was not satisfied. कोर्ट कहते नहीं, ये although आपने जो plea लिया है, but I am not satisfied upon this view and humbly advised His Majesty that the appellant has succeeded in his appeal and his appeal should be allowed and his conviction for murder and the sentence of death was totally satisfying. कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर उसने जो फायर किया था it was done by वाली शाह not by महबूब शाह. तो कॉमन टेंशन बिल्कुल क्लियर थी कि यहाँ उन्होंने शेयर नहीं की. कॉमन टेंशन बिल्कुल थी, ऑल्दो वहां पर पार्टिसिपेशन थी, बट उसको क्या पता था कि वो जो वाली शाह वो उसको शूट करके उसको मार देगा. महबूब शाह का तो कोई भी एक भी फायर उसको नहीं लगा अल्लाह को. ऑल्दो आगे से उन्होंने रिस्ट्रेन किया बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला. तो कोर्ट ने कहा यू कांट कन्विक्ट हिम. देन वी हैव अनदर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल इशू है, दैट इज कॉमन इंटेंशन और सिविल इंटेंशन. Common intention and civil intention में बिल्कुल there's a lot of difference. Common means expose
हरजीत कौर और हिमांशी ने कॉमन टेंशन शेयर की कि हमने मिलकर ये फैन सबमिट करना है. इट इज कॉमन बिटवीन बोथ हरजीत एंड हिमांशी. तो ये तो कॉमन है. प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गई. अब व्हाट हैपन जब हरजीत और हिमांशी डी को ग्रीवियस हर्ट देने के लिए गए, इनकी सिर्फ कॉमन टेंशन थी कि हमें ग्रीवियस हर्ट ही करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. इंटेंशन उन्होंने मारना नहीं था. हरजीत और हिमांशी ने डी का कत्ल नहीं करा था, बट उनको सिर्फ ग्रीवियस हर्ट देनी थी. जब वो उनको बीट कर रहे थे डी को, सडनली दीप्ति वो वहां पर पहुंची एंड उसने भी इमीडिएटली डी के ऊपर एक ब्लो दिया हार्ड स्टिक से सर के ऊपर, और उसका स्कल जो था वो फ्रैक्चर हो गया. एंड दैट इंजरी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड अ ग्रीवियस इन नेचर. और जो इंजरी हरजीत और हिमांशी ने दी थी, दैट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज ए ग्रीवियस इंजरी बाय द डॉक्टर. बट प्रॉब्लम ये थी, यहाँ दीप्ति ने हरजीत और हिमांशी में आपस का कोई भी कनेक्शन नहीं था. हरजीत और हिमांशी का कनेक्शन था, इट वाज अ कॉमन टेंशन इन बिटवीन हरजीत एंड हिमांशी, बट सिमिलर टेंशन थी दीप्ति की उनके साथ. हरजीत हिमांशी का इंटेंशन थी ग्रीवियस हर्ट करने की, दीप्ति की इंडिविजुअल इंटेंशन थी इसको इंडिविजुअल रोल प्ले किया. इट इज सिमिलर. दीप्ति की सिमिलर टेंशन है हरजीत और हिमांशी की. दिस इज सिमिलर, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ दीप्ति का हरजीत और हिमांशी के साथ. बस ये इसमें जो मेजर पॉइंट है हमारा. तो डेफिनेटली कॉमन टेंशन एंड सिमिलर टेंशन यहाँ पर है. सो कॉमन टेंशन डज नॉट मीन सिमिलर टेंशन ऑफ सेवरल पर्सन. सिमिलर टेंशन समथिंग डिफरेंट, इंडिविजुअल है. ए बी वहां से आए, सी को मारना था. यहाँ पर डी और ई आए, उनका भी इंटेंशन था उसको मारने की, लेकिन ए और बी और डी और ई की कोई सिमिलर इंटेंशन नहीं थी कि सी को मारना है. दोनों गैंग वहां पर ऑन द स्पॉट आए, उन्होंने फायर कर दिया, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. सबकी गोली वहां पर उसको लगी. बट ए बी और डी और ई ने अपने साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था. तो ए बी का और डी ई का सेवरल इंटेंशन था, ऑल्दो ए और बी और डी ई का खुद में अपने आप में कॉमन इंटेंशन. We have a case, Dukhmachan Pandey versus state of Bihar. That's काफी important case है हमारे लिए. Complainant जो था had sent around 20 laborers. अपने खेत में उन्होंने 20 लेबर लेके गया ताकि वो पैडी को ट्रांसप्लांट कर सके, ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्रॉप्स. और ऑन मिडवे जो अक्यूज पार्टी थी, अराउंड 200 पीपल थे उसमें. दोषी कितने थे? 200. कंप्लेनेंट पार्टी 20 लेबर लेके गया था अपने गांव खेत में ताकि वो पैडी क्रॉप्स को उठा के लेके जा सके. जब अक्यूज पार्टी आई 200 पर्सन के साथ, तो अक्यूज ने कहा कि हम लोग यहाँ से आपको पैडी क्रॉप्स लेके नहीं ले जाने देंगे. बट फाइनली कंप्लेनेंट ऑब्जेक्टिव टू दिस, ये सेट कि भाई ये तो मेरा राइट है, मैं लेके जाऊंगा. तो फाइनली उसमें से अक्यूज ने मॉब को कहा कि इनको पकड़ लो और इनकी डेथ कर दो. The two accused directed the mob to kill laborers. Direction to kill laborers. The mob started assaulting the laborers, and as a result of which 2 laborers were died in the case. अब 2 की डेथ हो गई. ठीक है. When the police party reached there, तो mob तो पहले भाग चुकी थी वहां से from the spot. The death was established कि भाई ये तो उसी की इंजरी के साथ हुई है और शॉक और हेमरेज हो गया. कोई इंजरी इतनी ज्यादा हो गई थी कि पर्सन जो था वो शॉक में चला गया और हेमरेज के कारण उसकी डेथ हो गई. एंड इट वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन. दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर in his medical opinion. Supreme Court in this case held that the common intention was which developed at the spur of the movement is different from the civil intention. कोर्ट का ये डिफरेंट है. ऑन द स्पॉट नो डाउट कॉमन इंटेंशन हो गई, बट सिमिलर इंटेंशन में और कॉमन इंटेंशन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. The mere presence of accused together is not sufficient to hold that they share the common intention. क्योंकि 200 पर्सन थे ना accused, around in 200 पर्सन थे. अब डायरेक्शन दी, उनमें से हौसला की 10 पर्सन ने उसको मारा हो, बाकी आराम से बैठे हो. इज इट पॉसिबल? आपके माइंड में क्या है? इज इट पॉसिबल कि 200 के 200 बंदों ने उनको मारा होगा? इतनी मौत तो पॉसिबल नहीं है ना जो कर दे. तो बाकी तो शायद हो सकता है बाहर उसको देख रहे हो और कुछ पर्सन ने उसको बीट किया हो, तो बाकी के थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. जिन्होंने मारा वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो ये इस केस में हुआ था कि सारे के सारे लायबल नहीं थे. कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होता. The mere presence of accused together is not sufficient to hold that they share the common intention to commit the offense in question. It is necessary the intention of each one of them
several person may be known to each other for constituting common intention. वो पता होना चाहिए जब वो आए थे कि भाई हमने मारना है, बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जब वो 200 पीपल वहां पर आए थे तो उनकी कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी कि हमें सिर्फ डेथ ही करनी है वहां पर, बट ऑन द स्पॉट एक ने कहा कि भाई इसके ऊपर अटैक करो, इनको मार डालो, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हम सिर्फ उसको सजा देंगे, बाकी को सजा क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने तो शेयर नहीं किया। तो ये था बेसिकली। नाउ एज पर सेक्शन 3(5) की अगर बात करें, इट इम्पोज जॉइंट लायबिलिटी। तो प्रीमेडिटेशन ऑफ माइंड जो था इज बेसिकली नेसेसरी, बट ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट भी कॉमन इंटेंशन क्रिएट होती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड, टू प्रूव कॉमन इंटेंशन इज अ वेरी हार्ड, क्योंकि हम लोग किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते। बट हाँ, यस, एक्ट जो आपने किया अवॉइड एक्ट, इसीलिए कहते हैं कि अवॉइड एक्ट का होना जरूरी है। अपने आप में कॉमन इंटेंशन इज नॉट एन ऑफेंस इटसेल्फ। तो अवॉइड एक्ट होगा जब आप उस इंटेंशन के लिए आप एक्ट करते हो, तो वो आप एक कंडक्ट से हमें पता लगता है कि वेदर वहां पर आपकी कॉमन इंटेंशन क्लियर नहीं थी। सो इट हैज टू बी कल्ड आउट। हम लोग निकालेंगे कॉमन इंटेंशन कहां से, फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस, आपके कंडक्ट से। सो इसलिए कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब तक कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं होती तो सिंपल है, हम लोग सिमिलर इंटेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग पनिश कर सकते हैं ना। इंडिविजुअल विल बी लायबल फॉर हिज ओन एक्ट एंड नॉट अदरवाइज। अगर कॉमन इंटेंशन हम लोग प्रूव ही नहीं कर पाए, अगर ये तो प्रूव हो गया तो उसने भी अटैक किया था, इसने भी अटैक किया था, तो ठीक है, सिमिलर इंटेंशन के अकॉर्डिंग आप देखो। अगर एक ने सर के ऊपर अटैक किया था जिसके कारण उसकी डेथ हुई, और दूसरे ने उसकी लेग पे अटैक किया था जिसके कारण उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो ठीक है भाई, एक को मर्डर के लिए लायबल ठहरा दो, दूसरे को आप ग्रीवियस हर्ट के लिए ठहरा दो। अब जिसने लेग पे अटैक किया था, हाउ कुड बी कि उसको हम लोग मर्डर के लिए थोड़ी लायबल ठहराएंगे, क्योंकि वहां पर तो कॉमन इंटेंशन थी नहीं। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर हमारी, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही हमारा ये है। वी हैव अ केस वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पर। इसको पोस्टमार्टम केस ही बोलते हैं, फेमस केस है, इसके नाम से मनाया जाता है पोस्टमार्टम केस। अब इस केस में जो अक्यूज था वीरेंद्र, और along with that other 3 persons went to Shankri Tola post office। पोस्ट ऑफिस में गए, टाइम था 3:30 PM, डेट 3 अगस्त 1923, and they all were armed with firearms, वेपन थे, डेंजरस वेपन। उनमें से एक अक्यूज्ड लाइक वीरेंद्र, he stood outside the post office। मैं बाहर खड़ा हूं, आप जाओ अंदर, आराम से लूटो, आराम से पोस्ट ऑफिस को, पैसा लेके बड़ा बड़ा चौकन्या करने के लिए। Accused stood outside the post office while the other 3 entered the post office through the back door of the office। पीछे से एंटर किया। They asked the postmaster, जिसका नाम था अमृता लाल रॉय, भाई जितना पैसा है फटाफट दो हमें, और वो काउंट कर रहा था पैसा। And when he refused, he said कि मैं नहीं देने वाला, उनमें से किसी ने उसको फायर कर दिया। Then the other 3 opened fire from the pistol and flee from the place। As a result, he died on the spot। और वो तो भाग गए, इसको पकड़ लिया गार्ड को जो बाहर खड़ा था। Seeing other running, the accused also ran away by air firing with a pistol, but he was chased। Rinra was chased and caught by the post office assistant। उन्होंने पकड़ लिया। He was charged with section 302 admin section। तो डेफिनेटली दैट में 34 आना जाना था। तो he contended, अब बिल्डर कहता है उसके पास कोई वे आउट नहीं, he said कि मैंने थोड़ा ना मारा है, मैंने तो गोली अंदर चलाई नहीं, मैं तो बाहर था। He contended that he was only standing guard outside the post office and he did not have the intention to kill the postmaster। कलकत्ता कोर्ट ने कंफर्म कर दिया भाई कन्विक्शन तो 302 में जाएगी, आप मर्डर हो, आप मर्डर हो। अब वीरेंद्र के पास कोई विकल्प नहीं था, वो चला गया प्रीवी काउंसिल ने अपील फाइल कर दी हायर कोर्ट में, हाईएस्ट कोर्ट में। अब हाईएस्ट कोर्ट ने लॉर्ड समनर था, ही डिसअपील अगेंस्ट द कन्विक्शन, और कोर्ट ने क्या कहा, भाई क्रिमिनल एक्ट मींस द यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। आप इकट्ठे गए थे which result in something for which an individual would be responsible। अब यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या जब वो 3 पर्सन अंदर गए और वीरेंद्र जी बाहर बैठे थे गार्ड, क्या उसको पता था कि अंदर पैसे अगर लूटने जा रहे हो, बैंक लूटने जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस लूटने जा रहे हो, तो अंदर कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई गोली भी चलानी पड़ी तो हम लोग चला सकते हैं। अगर ये नॉलेज थी तो वीरेंद्र इज लायबल फॉर द एक्ट डन बाय द अदर पर्सन। क्या ये सही है? क्या वीरेंद्र को पता था जब वो अंदर जाएंगे पैसा लेने के लिए पोस्ट ऑफिस से में, तो क्या वहां पर कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, डेथ भी हो सकती है? क्या ये नॉलेज थी उसको, वीरेंद्र को, जो बाहर खड़ा था?
यस सर, बिल्कुल थी। डेफिनेटली लायबल है, बिल्कुल। तो ये था इस केस के रिजल्ट। तो इसलिए उसको जो उसकी अपील थी उसको डिसमिस किया, तो he was held liable. Another case, that is Rangaswamy versus State of Tamil Nadu. Occurrence took हुआ about 11:45 PM रात को। डेट क्या थी? 16 अगस्त 1973। केस क्या थी? बिग बाजार स्ट्रीट, जहां पर जया राम वॉज मर्डर्ड। अब इस केस में सेशन कोर्ट जो था उसने कन्विक्ट किया A1, अक्यूज्ड पहला, अक्यूज नंबर 1, उसको कन्विक्ट कर दिया 302 में एंड सेंटेंस दे दी, भाई आपको तो डेथ पेनल्टी दे दी। जबकि अक्यूज 2 एंड अक्यूज 3 को हमने चार्ज कर दिया 307, दैट इज सेक्शन 34, और उसको हमने सजा दे दी 8 साल सेशन जज में। अब वो चलेगी हाई कोर्ट में, while the high court considers the fact alter the decision of the session court and enhance the sentence. हाई कोर्ट ने कहा भाई यहाँ पर सेशन कोर्ट ने गलती की है, A2 और A3 को वही अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्यों लायबल ठहराया? वो तो मर चुका है ना, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर कहां पे रहेगा? जयराम तो मर गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का तो पर्पस ही नहीं है। तो उसने कहा भाई इनको भी डेथ पेनल्टी दो साथ में। तो A2 एंड 3 उन्होंने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया 302 में, और एंड द डेथ सेंटेंस जो था A1 का अक्यूज था उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो मॉडिफाई कर दिया बिल्कुल, सबको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी। अब यू शॉक हो गए कि ये क्या हो गया। अब उनमें से जो अक्यूज नंबर 3 था उसने अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ एक ही गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड कंटेंट किया गया एंड कंटेंडेड ही वाज ओनली इन फ्रेंड रिलेशनशिप विद A1 एंड A2। A3 कहता भाई मैं तो फ्रेंड था A1 और A2 का, सिर्फ फ्रेंड रिलेशनशिप है, बट ही डिड नॉट शेयर कॉमन टेंशन विद देम। मेरी कोई कॉमन टेंशन थी नहीं उनके साथ। इट वाज बाय मेयर चांस ही मैं वहां पर पहुंच गया, मेरा बैड लक, एंड ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फैक्ट, मैंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया इस सेट। ये उसकी कंटेंशन थी। इन दिस केस देयर वाज अ प्रायर एनिमिटी बिटवीन A1 एंड 2। अब वो एक पिक्चर क्लियर हो गई कि यहाँ पर अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 2 की दुश्मनी थी, बिकॉज जिसका डेथ किया था, बिकॉज द डिसीज्ड वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग ब्रदर ऑफ A1। A1 का जो ब्रदर था ना उसको मारा था किसने? जयराम। हमारा मरने वाला यहाँ पर जयराम है ना, तो जयराम ने अक्यूज नंबर 1 के भाई को मारा था, इसलिए अक्यूज 2 ने उसको मर्डर कर दिया। बट बाय अक्यूज ए जो था 3 नंबर अक्यूज था, ये सेड कि मैं तो सिर्फ फ्रेंड रिलेशन में था और बाय चांस मैं वहां पर बैड लक था, मैं वहां पर पहुंच गया। He was actually on the bail. सुप्रीम कोर्ट कहता इस सेड कि भाई वो तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि जो A1 और A2 जो था उनका डेफिनेटली एनिमिटी थी, क्योंकि जयराम ने A1 के भाई को मारा था तो इसलिए उनकी एनिमिटी थी। बट यहाँ पर A3 का तो कोई और ही नहीं एस्टैब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट हैड इवन दो द प्रेजेंस ऑफ A3 वाज एस्टैब्लिश्ड कि ठीक है वो प्रूव हो गया कि भाई A3 एट द टाइम ऑफ अकरेंस ही वाज देयर, बट ये भी प्रूव हो गया, बट ही डिड नॉट शेयर द कॉमन टेंशन एंड ही वाज अनफैमिलियर विद द प्लान। उसको प्लान के बारे में पता ही नहीं था। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक अक्यूज को एक्विट किया, बाकी उन्होंने तो अपील फाइल ही नहीं की। A1 और A2 ने फाइल नहीं की, सिर्फ A3 ने की और वो सक्सेसफुल हो गया। कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया कि भाई जवाब चाहो करो। तो दिस इज व्हाट द कॉमन टेंशन, पार्टिसिपेशन, अवर्ट टैग, सिमिलर टेंशन, कॉमन टेंशन, वो प्रूफ होनी चाहिए। देन वी हैव कॉमन ऑब्जेक्ट। अब कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो 189 सेक्शन है। अर्लियर इट वाज 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, नाउ इट इज 189 ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, दैट इज ऑफ द सिविल एक्ट, जिसमें अराउंड दिए हुए हमारे 5 पार्ट जिसको हम लोग अनलॉफुल असेंबली कंसीडर करते हैं। एंड असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। लेकिन कब करेंगे अनलॉफुल असेंबली को डेजिग्नेट? अगर उन्होंने ये 5 एग्जांपल है इनमें से कोई भी एक एक्ट किया तब वो अनलॉफुल असेंबली है, अदरवाइज वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। क्योंकि हमारे इस सैनिटरी एक्ट में 189 में डिस्क्राइब कर दिया ये 5 इंस्टांसेस हैं जहां पर अगर आप उसमें एक भी फॉलो करके और आप इफ यू आर 5 और मोर पर्सन, तब हम लोग आपको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करेंगे। द फर्स्ट इज टू ओवरवे बाय क्रिमिनल फोर्स or show of criminal force the center or any state government or parliament, legislature of any state or any public servant in exercise of the lawful power of such public servant। हम उनको मजबूर कर रहे हैं काम करने के लिए। Like we have example over there, 5 individuals gather with intent to forcibly prevent a government official from executing a lawful order। ये तो अनलॉफुल है ना, आप अनलॉफुल आप काम कर रहे हो। तो 5 इंडिविजुअल थे गैदर्ड और आपकी इंटेंशन है कि फोर्स हमें करना है भाई, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट ये काम करने ही नहीं देंगे, दैट इज क्रिमिनल।
और ये अनलॉफुल असेंबली पहला। सेकंड, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ को आप इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे या लीगल प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट होने नहीं दे रहे। अगर आपकी ये पर्पस है और इफ यू आर फाइल फॉर मोर पर्सन तो आप अनलॉफुल असेंबली है। So a group of people, like we have example, group of people unites to obstruct public officer from carrying out a court order eviction. अब वो eviction order करने के लिए आया, आपको evict करने के लिए आया, लेकिन आप तो इकट्ठे हो गए। लेकिन पंजाब अगर कोई एग्जीक्यूशन होती है किसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, तो चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा, चाहे वो दिल्ली है, चाहे यूपी है, वट जो भी है, तो किसान वहां पर इकट्ठे हो गए, नहीं हम तो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे इस ऑर्डर। अब वो बेचारे वापस चले आते हैं। तो ये अनलॉफुल असेंबली। Third is to commit any mischief or criminal trespass or other offense. अगर if you are more than 5% और आपकी common object है कि सिर्फ mischief करना है, नुकसान पहुंचाना है, damage करना है, criminal trespass करना है या कोई भी other offense करना है under this any act, you are liable. आप unlawful assembly designated हो। So 7 individuals assemble to unlawfully enter private property and cause damage. मोब इकट्ठी हो गई, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर कर गए, वहां पर नुकसान कर दिया, डैमेज कर दिया, मॉल तोड़ दिया, शॉप्स लूट लिए, दिस काइंड ऑफ व्हाट, ये एग्जांपल्स हैं। फोर्थ, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आप क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो या फिर क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हो इसके ऊपर टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। पर्पस क्या है? प्रॉपर्टी। या फिर उसको डिप्राइव्ड कर दो कि अभी आप एंजॉय नहीं कर सकते, और ऑफ द यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरेट राइट और व्हिच इज द पोजेशन और एंजॉयमेंट, तो वो भी इसमें फॉल करता है। इट्स अनलॉफुल असेंबली। राइट, ग्रुप uses force to take over disputed land asserting it as their own। नॉर्मली होता है ना, जिसको हम लोग माफिया बोलते हैं, उनका काम ही होता है कि प्रॉपर्टी को पोजेशन लेना है इलीगल वे से, तो ये इसमें फॉल करता है। क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी पर्सन को डिप्राइव्ड कर दो कि आप तो एंजॉय नहीं करते, अब हमने यहाँ पर उसको कब्जा कर लिया, नाउ वी आर इन पोजेशन एंड यू हैव नो रोल, आप यहाँ से चले जाओ, अगर आप यहाँ पर एंटर करो तो हम आपको मार डालेंगे। तो सच काइंड ऑफ माफिया वो इसमें फॉल करता है। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और यूज ऑफ शोइंग अ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाटएवर ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू omit to do what he is legally entitled to do। आप कह रहे हो कि आपको ये काम नहीं करना, बट वो लीगली था कि उसको काम करना था, बट आपने उसको रोक दिया कि नहीं करना। अब आप कह रहे हो कि ये काम करो, बट एक्चुअली ही इज लीगली बाउंड कि उसको ये काम नहीं करना था, आप कहते हो करो। अब ये जो असेंबली आपकी है वो क्या है? अनलॉफुल। We have example, an assembly threatens a shop owner with violence unless they close their businesses during a strike। बंद कर दो, अदरवाइज हम लोग आग लगा देंगे। तो क्या पहले पर्सन, उसका राइट है उसको शॉप को ओपन करके अपने आर्टिकल सेल करना, उसका राइट है, बट आप कंपेल करोगे शट डाउन by force, by show of criminal force। These are designated as an unlawful assembly। We have explanation says an assembly which was not unlawful। कब जब असेंबल हुई थी तब वो अनलॉफुल नहीं थी, बट सब्सिक्वेंटली तो अनलॉफुल हो सकती है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो असेंबली है वो हो सकती पीसफुल हो, बट बाद में वो डेजिग्नेटेड अनलॉफुल असेंबली हो सकती है। तो ingredients are there, 5 or more person should be there, common object should be there। common object कौन सा होना चाहिए? ये जो ऊपर 5 हम लोग करके उनमें से एक होना चाहिए स्पेसिफाइड। और कोर्ट ने कहा कि वी हैव इन रामविलास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इसमें कोर्ट ने कहा कि व्हाट वी रिक्वायर्ड 5% और मोर पर्सन, it is competent to a court to come to the conclusion that there was an unlawful assembly of 5 or more persons even if less than that number have been notified। कोर्ट ने कहा कि कन्विक्शन चाहे एक की हो चाहे 2 की हो, लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि वहां पर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति थे, अगर उनमें से कन्विक्शन हो गई 2 की, 3 को हमने एक्विट कर दिया ऑन द बेसिस कि ये पर्सन वो नहीं थे, इट मींस ये पर्सन वो नहीं थे, बट ये क्लियर है कि वहां पर 5 थे या 5 से ज्यादा थे, लेकिन ये 3 ही व्यक्ति एक्यूज है, ये वो सेम पर्सन नहीं थे जो वहां पर ऑन द स्पॉट थे 5 में से। इट मींस वो बाय मिस्टेक पुलिस ने उनको नाम कर दिया तो वो क्विट कर दिए, बट ये तो क्लियर है कि वहां पर 5 थे या 5 से ज्यादा थे, इट इज वेरी क्लियर। लेकिन यहाँ पर अगर बाय नेम है, ए ने एफआईआर रजिस्टर की, मेरे ऊपर बी सी डी ई और एफ ने मेरे ऊपर अटैक किया है, चार्ज हो गया ग्रीवियस हर्ट का,
कॉमन टेंशन तो थी नहीं क्योंकि यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट था, तो वो भी चार्ज लगा दिया हमने। बट ड्यूरिंग द एविडेंस सामने क्या बात आई, एक एविडेंस सामने आया कि जो बी था ही वाज प्रेजेंट एट दिल्ली एट द टाइम ऑफ अकरेंस, और अकरेंस हुआ था लुधियाना में। तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि वो तो अपनी ड्यूटी पे था। इट मींस उसको कर दिया हमने एक्विट। बाकी कोर्ट में प्रूव हो गया कि सी, डी, ई और एफ वो उन्होंने एक्ट किया है, तो उनको हम लोग सजा देंगे। बट प्रॉब्लम ये क्या है कि 5 में से कम हो गए पर्सन, तो बाय नेम थे, तो फिर हम लोग अनलॉफुल जो हमारी अनलॉफुल असेंबली वो तो टूट गई, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन टेंशन में चले जाएंगे वापस। अगर हम लोग वहां पर सजा देते हैं कॉमन डिटेक्ट में, अनलॉफुल असेंबली में, तो वो बैड इन लॉ है, क्योंकि स्पेसिफाइड बाय नेम था एफआईआर। उनमें से एक को प्रूफ हो गया कि ही वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ द अकरेंस, तो वो कम हो गए पर्सन, 4 हो गए, तो 4 में से कोई अनलॉफुल असेंबली बनती नहीं है, तो फिर हम लोग कॉमन टेंशन के अकॉर्डिंग हम उसको सजा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। So common debt may be formed at any stage by all or by a few members of the assembly, can be a common object भी on the spot हो सकता है, कोई इशू नहीं। For if only 4 out of 5 assembled person have a common debt and not fifth, अगर 5 व्यक्ति थे, सिर्फ 4 का कॉमन डेट है, तो फिफ्थ पर उसको कोई कॉमन डेट नहीं है, तो फिर वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। मोतीलाल वर्सेस बिहार के केस में कोर्ट ने कहा बीइंग अ मेंबर ऑफ एन असेंबली अपने आप में ये ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट 6 मंथ की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा कि प्री कंसर्ट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि कॉमन डेट भी ऑन द स्पॉट हो सकता है, लाइक अ कॉमन टेंशन, कॉमन डेट भी ऑन द स्पॉट हो सकता है। सो 190 सिंपल कह रही है कि भाई अनलॉफुल असेंबली जो 189 में है, अगर यू आर द मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, यू कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 190 और आपकी पनिशमेंट 6 मंथ तक हो सकती है। भुजबल मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इस केस में एविडेंस वाज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड नॉट ओनली द कॉमन डेट बट आल्सो शो दैट द कॉमन डेट वाज अनलॉफुल। आपको ये प्रूफ नहीं करना कि कॉमन ऑब्जेक्ट है, आपको ये भी प्रूव करना है कि कॉमन जो ऑब्जेक्ट है वो एज पर सेक्शन 189 वो अनलॉफुल भी है, तब आपको सजा होगी। आपने ये प्रूव कर दिया कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आपने ये प्रूव ही नहीं किया कि वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था एज पर सेक्शन 189 ऑफ द संहिता एक्ट इज कंसर्न, तो सजा नहीं हो सकती। रामधानी वर्सेस स्टेट, इस केस में पर्सन जो था एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कोर्ट ने कहा जो पर्सन अपना सेल्फ डिफेंस करे ना, ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ एनी अनलॉफुल असेंबली, तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। वो तो अपना डिफेंस कर रहा है, बाकी जो चाहे वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है, लेकिन वो अपना अगर डिफेंस कर रहा है, ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। इसमें से एक वर्ड आया था न्यू, मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर 189 में 190 सेक्शन संहिता एक्ट की डेफिनेशन में यहाँ पर वर्ड लिखा if an offense is committed by any member of an assembly in prosecution of the common debt necessary or such, ये वाली लाइन पढ़ो, or such as the member of that assembly knew means knowledge। अनलॉफुल असेंबली जो मेंबर है उसको नॉलेज है कि उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एक्ट करेगा। अगर आपको नॉलेज है ना, तभी आप लायबिलिटी फिक्स होती है। तो यहाँ पर वर्ड था बेसिकली न्यू, इट इज यस द वर्ड न्यू। The word new use जो था 190 में किया गया, which imply more than a possibility but less than might have known, means मेरे probability नहीं है, probability से ज्यादा, मेरे probability नहीं। New means मुझे पता है कि शायद इनमें से कोई उस कॉमन डेट को पूरा करेगा, मुझे पता है कि कॉमन डेट है और इनमें से कोई भी पूरा कर सकता है, that is new, you had a knowledge। चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। The word in prosecution of common object means that offense committed was immediately connected with the common object of assembly। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब को इंटरप्रेट किया है कोर्ट ने। कहा इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो ऑफेंस कमिटेड है उसका इमीडिएटली कनेक्शन है किसके साथ, कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ असेंबली। कैसे इसकी मीनिंग को डिफाइन कर दिया, न्यू को भी डिफाइन कर दिया, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया। चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कैन यू केस रामविलास वर्सेस एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट्स। इस केस में डिसीज्ड जिसकी डेथ हुई थी, दैट इज नोन एज कुमार गोपाल सिंह। जब वो जिंदा था, he found कि accused number 2 and accused number 16 along with a female relation of them plucking केसरी क्रॉप्स फ्रॉम हिज फील्ड, कि वो accused जो उसके फील्ड में आके केसरी क्रॉप्स जो है वो प्लक कर रहे थे, and so he abused them obviously, जिसके आप
एग्रीकल्चर लैंड में आकर आप उसे क्रॉप्स प्लग कर रहे हो, तो कुमार जो गोपाल था वो ऑब्वियसली अब्यूज तो करेगा, उनको गालियां भी देगा। एंड ही स्नैच्ड, और कुमार गोपाल गोयल ने इन एक्यूज से जो प्लांट थे उसको वापस ले लिए, उनकी बकेट भी ले ली, बास्केट्स भी ले ली। तो फाइनली एक्यूज को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको आने दो, बाद में जब वो घर में जाएगा ना वापस उस समय देखेंगे। तो एक्यूज वहां चले गए। In retaliation for it, the 16 accused person had lay in wait for them. वो उसका इंतजार कर रहे थे कब वो वापस आएगा, घर की तरफ जाएगा, तब हम उसको अटैक करेंगे। And about 9:30, जब कुमार गोपाल सिंह था, जो वो अपने घर पे वापस जा रहा था, he was returning home with his brother PWG-22 and other two witnesses. इन 4 बंदे जा रहे थे घर पे, तब ये accused persons ने अटैक कर दिया। And definitely जो PWG-22 था, he said, उसने कोर्ट में कहा कि around 16 persons surrounded कुमार गोपाल सिंह। उन्होंने कुमार गोपाल सिंह को घेर लिया, 16 व्यक्ति थे। एंड उनमें से जो दिनेश सिंह था, उसने स्टैब इंजरी दी नेक के ऊपर, किसके ऊपर? नेक के ऊपर, किसके? कुमार गोपाल सिंह के, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो सेशन जज ने तो सबको इक्वेट कर दिया कि भाई साहब बाकी सबको इक्वेट कर दो कि एक अकेले दिनेश कुमार को पकड़ लो, इसको 302 में इसको कन्वर्ट कर दो। तो 302 के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ दिनेश कुमार को कन्वर्ट कर दिया, बाकी सबको इक्वेट कर दिया। अब हाई कोर्ट में in high court accused number जो 1 था and 9 they were acquitted, while section judge all the persons accused 1 to 15 were charged under section 306 149 but acquitted. A 16 देशों was charged directly under 302। अब 302 में सिर्फ और दिनेश सिंह को लाइबल ठहराया गया था, बाकियों को ठहराया गया था 149 में, सॉरी, कि उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट बीइंग अ मेंबर थी, इसलिए। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, अक्यूज 1 एंड अक्यूज 9 वर इक्विटेड, उसमें उनको इक्विट कर दिया, व्हाइल अक्यूज A2 एंड A6 जो थे वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील उनकी डेथ हो गई। और हाई कोर्ट ने बाकी सबको रेस्ट ऑफ द अक्यूज जो थे उनको कन्विक्ट कर दिया। देखो एक सिंपल सी बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, थोड़ा सा फैक्ट थोड़ा चेंज हो। दिनेश कुमार को इंडिविजुअली चार्ज किया गया था 302 को, जो बाकी थे उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट चेंज किया था, उनको 302 रेंड विद 149 में कन्विक्शन हुई थी। हाई कोर्ट ने 2 व्यक्ति को इक्विट कर दिया, A1 और A9 एक्यूज को, जबकि A2 और A6 ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील उनकी डेथ हो गई। हाई कोर्ट ने बाकी सबको कन्विक्ट कर दिया, A3 4 5 7 8 10 10 से लेकर 50 सबको कन्विक्ट कर दिया। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 301 एंड हेल्ड दैट in order to convict persons vicariously under section 34 chapter 149 it is not necessary to prove that each and every one of them had indulged in the overt act। हमें ये प्रूव नहीं करना। Even so, there must be material to show that overt act or acts of one or more of the accused were done in furtherance of common intention of all accused। वहां पर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर एक ने भी एक्ट किया है तो वो कॉमन इंटेंशन कॉमन रिलेट को पूरा करने के लिए किया है, और दूसरे को वो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये जो अगर एक्ट कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट था, एंड इन प्रोसिक्यूशन द कॉमन ऑब्जेक्ट ही हैड कमिटेड द मर्डर ऑफ सच पर्सन। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। इन दिस केस सच एविडेंस इज लैकिंग। कोर्ट ने कहा कि ये इस केस में प्रूव नहीं हुआ। हाँ, ये प्रूव हो गया मर्डर हुआ, मर्डर दिनेश ने मर्डर किया है, बट लेकिन जो 149 के इंग्रेडिएंट थे अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, वो इस केस में प्रूफ नहीं हो पाया। तो इस केस में एविडेंस इज लैकिंग एंड हैज द एप्लीकेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ द दिनेश सिंह। इसलिए उन्होंने कहा कि जो बाकी है ना वो दिनेश सिंह के एक्ट के लिए लायबल नहीं है। तो इस केस में इसलिए उसको बाकियों को एक्विट किया था। देन रामविलास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने फिर कहा कि एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल विकैरियसली फॉर द एक्ट ऑफ एन एक्विटेड पर्सन। एक्विटेड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जो पर्सन ऑलरेडी एक्विट हो गया, अब उसके एक्ट के कारण दूसरों को आप सजा कैसे दे सकते हो? पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर वो दिनेश को इक्विट कर देते, बाकियों को हम लोग कन्विट कर देते, वो तो बिल्कुल गलत होता, क्योंकि जो ब्लो दिनेश ने दिया था उसके कारण उसकी डेथ हुई थी। अब वो आपने इक्विट कर दिया, बाकी को तो आप कन्विट कर ही नहीं सकते। फिर ये केस रामविलास सिंह ने यहाँ पर डिस्कस किया था, डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि बेसिकली अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को इक्विट कर देते हो और बाकियों को उनके एक्ट के कारण दूसरों को कन्विट करते हो, तो वो बैड इन लॉ है। दैट इज बैड इन लॉ। तो फाइनली कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो था बेसिकली सिंपली अगर मैं बात करूं, जो कॉमन इंटेंशन है
वो अपने आप में फेंस नहीं है, जबकि कॉमन एक्ट अपने आप में फेंस है एज पर सेक्शन 190 ऑफ द संविधान आर्टिकल। बीइंग अ मेंबर ऑफ असेंबली आपकी सजा वहां पर बिल्कुल क्लियर है। अब कॉमन टेंशन को कहीं भी प्रूफ नहीं किया गया, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, जबकि हम लोग कह सकते हैं कि 189 में कॉमन थ्रेट को डिफाइन किया गया है अनलॉफुल असेंबली। सो कॉमन टेंशन रिक्वायर अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड एंड यूनिटी ऑफ इंटेंशन एंड अवॉर्ड एक्ट, जबकि अवॉर्ड एक्ट का कॉमन एक्ट में कोई रोल नहीं, एक ने काम करके बाकी सारे लायबल हो गए। सो इट इज सफिशिएंट कि 2 और मोर पर्सन शुड बी देयर, यहाँ पर कॉमन टेंशन की बात करें, और दूसरी साइड 189 में अगर बात करें 190 में, वहां पर अराउंड 5 और मोर पर्सन होने चाहिए। अब क्रूशियल फैक्टर है हमारा पार्टिसिपेशन अवॉर्ड एक्ट जो कॉमन टेंशन में है, जबकि अनलॉफुल में अवॉर्ड एक्ट का होना जरूरी नहीं है, एक अपने बाकी सारे लायबल। वाइकेरियस लायबिलिटी है, जबकि वहां पर जॉइंट लायबिलिटी है, आपने जॉइंट किया है तो जॉइंट लायबल हो। कॉमन एक्ट में एक ने किया है, सारे के सारे वाइकेरियसली लायबल। अब इसको प्लीज ध्यान में रखना, जॉइंट लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वाइकेरियस लायबिलिटी अनलॉफुल असेंबली में है, जॉइंट लायबिलिटी कॉमन टेंशन में। 36 नॉर्मल डील कर रहा है सेक्शन व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल, क्यों? बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज, क्योंकि वो एक्ट जो था वो आपने किया विद नॉलेज और इंटेंशन। कौन सी? क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन, इसलिए वो एक्ट लायबल है। अब यू आर लायबल। तो यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हेनेवर एन एक्ट व्हिच इज criminal only by reason of its being done with criminal knowledge and intention, otherwise वो नहीं था, वो अपने में offense नहीं था, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर criminal knowledge criminal intention से वो offense है। is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner। अब इसको मैं सिंपल एग्जांपल में आपको डिफाइन करेंगे। ABC तीनों की इंटेंशन थी कि हम डी के घर पे जाएंगे, वो वहां पर नहीं है, वो कहीं गया हुआ, तो हम लोग उसके पीछे बैग्स में एंट्री करेंगे और आराम से उसके घर पे चोरी करेंगे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वो लोग घर डी घर पे नहीं है, एबीसी एंटर करना चाहते हैं कि उनको वो चोरी कर सके, बट उसकी जो एक की है, चाबी उसके घर की, वो ई के पास है जो डी का फ्रेंड है। उन्होंने क्या किया, एबीसी ने, उनकी जान पहचान थी ई के साथ, उन्होंने कहा कि यार हम लोग पार्टी करते हैं, एंड दे स्टार्टेड लाइक शराब पीनी शुरू कर दी, स्पेशली ई को जरा पिलाई उन्होंने, और वो कहते चलो अब हम लोग घर पे चलते हैं। अब वो गलती से ई को डी के घर पे लेके चले गए, और उसके बाद चाबी थी तो ई ने उसको अनलॉक कर दिया, एंड दे एंटर्ड और दे लूटेड ऑल द मटेरियल आर्टिकल्स। क्या ई लायबल है? नो, क्योंकि जो उसने एक्ट किया है ओपनिंग द लाइक अनलॉकिंग द डोर, वो उसके पीछे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, क्रिमिनल नॉलेज, कोई इंटेंशन नहीं है, बट एबीसी ने जो किया उसके पीछे क्रिमिनल इंटेंशन थी, बिल्कुल थी, इसलिए एबीसी आर लायबल, सिंपल। तो इसलिए इस सेक्शन का शासन। देन कंपैरिजन ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया, 35 केसेस का रिगार्डिंग बात करें तो सिंपल एक्ट बाय 7% इन द फर्दर कॉमन टेंशन, जबकि यहाँ पर हम बात करें कि थीसिस में हम लोग कह रहे हैं व्हेन सच एन एक्ट इज डन, लाइक आपको नॉलेज है कि वो उसमें क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन है तब, लेकिन वहां पर क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग से वहां पर कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की बात नहीं की, वहां पर कॉमन की बात की गई है, कॉमन की। यहाँ पर क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की बात की है, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। एबीसी अटैक कर डी के ऊपर, उनकी कॉमन इंटेंशन थी, मैं वहां पर आया, मेरी कॉमन इंटेंशन थी कि मुझे भी ई को मारना था, मैंने भी मारा। अब मेरी और एबीसी की कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, मेरी सेपरेट है, आई हैव अ सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन है लेकिन मेरी इंडिविजुअल इंटेंशन है, बट है तो वो क्रिमिनल ना, मैं लायबल हूं। तो ये था उसका ना, हाउ इफ द इंडिविजुअल एक्ट डिफरेंटली इन इंटेंशन एंड नॉलेज कैन दे आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इंटेंशन नॉलेज। और मैं अगर सिमिलर इंटेंशन है मेरी तो मैं अपने एक्ट के लिए लायबल हूं, सिंपल, मैं अपने के लिए लायबल हूं, बाकियों के लिए लायबल नहीं। We have a case over there, just आप इस एग्जांपल को समझो प्लीज, ये इसी 6 क्लॉज के लिए है। 3 इंडिविजुअल्स नेमली अमित, भारत एंड चेतन, जिन्होंने एग्री किया टू फोर्सफुली टेक पोजेशन ऑफ द पीस ऑफ लैंड। फोर्सफुली मींस अनलॉफुल,
इंटेंशन वाज देयर, क्रिमिनल थी, तो ड्यूरिंग दिस एक्ट अमित ने मर्डर कर दिया। अब ये तो दर्ज हो गया भैया। अमित, भारत और चेतन तीनों की इंटेंशन थी भाई हमें तो पीस ऑफ लैंड को फोर्सफुली पोजेशन लेना है उसका। अब अमित ने उस वहां पर जाकर किसी का मर्डर कर दिया। एप्लीकेशन में लिखा मैंने, इफ इट इज एस्टैब्लिश की जो भारत चेतन जो था they shared the criminal intention or knowledge regarding the potential for violence or murder during their joint action, तो सभी liable होंगे। लेकिन अगर भारत और चेतन had no concern with the knowledge or intention of that अमित, उनको पता ही नहीं है कि भैया अमित के दिल में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसने मर्डर कर दिया, हाउ कुड बी भारत और चेतन को हम लोग लायबल ठहरा ही नहीं सकते, तो वो सेपरेट लायबल होगा। ये सब क्लॉज 6 कहता है हमारे सेक्शन 3 के रिगार्डिंग, राइट। वी हैव अनदर एग्जांपल, ए एंड बी जस्ट टू हैव अ लिटिल फन, सिर्फ मजाक करने के लिए उन्होंने सी को किडनैप कर लिया, नॉट विद क्रिमिनल इंटेंशन, नॉट विद क्रिमिनल नॉलेज, जस्ट फन के लिए उसने सी को किडनैप कर दिया विद देम एंड लीव हिम इन द डेजर्टेड फोर्ट ऑल अलोन। लेकिन सी जो था वो वीक हार्टेड था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। कोई इंटेंशन ही नहीं है उसको मारने की, उसको डराने की थी। अब वो अपने आप में फ्रेंड्स नहीं है डराना। On the other hand, same situation, A और B को नॉलेज थी कि जो C है वो वीक हार्टेड पर्सन है, अब वो फिर यहाँ पर लायबल हो जाएंगे। उनको अगर पता था कि वो वीक हार्टेड है, अगर उनको वहां पर अकेले को छोड़ाएंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो अब वो वहां पर लायबिलिटी है। Their intention is to kill him was there, इसलिए वो वहां पर उनकी कन्विक्शन हो। तो इंटेंशन, ये जो 6 क्लॉज है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग सिर्फ इंटेंशन और नॉलेज की बात कर रहे हैं, बस बिल्कुल क्लियर है। क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, आप जो एक्ट कर रहे हो उनके बेसिस पर आपकी लायबिलिटी वहां पर बिल्कुल फिक्स है। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शन 3.5 एंड 3.6 इज कि जो 3.5 है उसमें कॉमन इंटेंशन है, जबकि 3.6 में कॉमन इंटेंशन व्हिच इज क्रिमिनल इन नेचर बाय, वो क्रिमिनल नेचर है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। वरिंदर घोष का वो ऑडियो में केस किया हुआ है। 7th क्लॉज सेज अफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, पार्टली हमने एक्ट किया, पार्टली बाय ओमिशन किया। तो ये कहता है कि क्लॉज wherever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that causing of that effect partly by act or partly by omission is the same offense। एक ने एक्ट कर दिया, दूसरा उसको हॉस्पिटल लेके गया जानबूझकर, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी कि वो वहां पे मर जाएगा, तो मरने लो, इंटेंशन थी उनको मारने की थी। एक ने एक्ट किया, दूसरे ने ओमिट किया, राइट। intentionally causes dad's death partly by illegal omitting to give jet food, उसने food नहीं दिया, और partly by beating jet, वो भूख से ही मर गया और दर्द से मर गया। Cooperation 3.8 clause, cooperation by doing one of several acts and constitute an offense, मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग, cooperate कर रहे हैं। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन में आता हूँ, ए और बी एग्री मींस कोऑपरेट कर रहे हैं, ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ, या हमें जेट का मर्डर करना है बाय सेवरली और एट डिफरेंट टाइम्स। अब धीरे धीरे बी सेट की ए अपनी तरफ से पॉइजन दे स्मॉल डोज, और ये बी को कह रहा है आप अपनी तरफ से स्मॉल डोज दो, जब भी उसको खाना दोगे तो आप उसको डोज दोगे पॉइजन की, स्मॉल डोज, और उसके कारण सी की डेथ हो गई। तो दे आर मींस वो कोऑपरेट कर रहे हैं। Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, as such they are liable। यहाँ पर एक another example है, A और B दोनों joint jailer हैं, जेलर, और इनके ऊपर ड्यूटी है, जेड का चार्ज इनके ऊपर है, जेड इज अ प्रिजनर ओवर देयर, और 6 आर की ड्यूटी है, ए के पास 6 आर है, बी के पास 6 आर है, दोनों ने इंटेंशन पे कि जेड को हमने मारना है, नोइंगली कोऑपरेट एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, और दोनों खाना नहीं दे रहे दोनों को, और जेड डाइज ऑफ हंगर, वो था लायबल फॉर मर्डर। कोऑपरेशन हो रही है। Subclause 9 says person concerned in a criminal act may be guilty of different offenses, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर अब अगर हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन करें तो ज्यादा बेटर है। ए अटैक जेड अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड ओनली बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर मर्डर। ए ने जेड के ऊपर अटैक किया, क्यों? क्योंकि जेड ने ए को प्रोवोक कर दिया था। अब ये तो एक्सेप्शन में फॉल कर देगा मर्डर की, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। But on the other hand, B having ill will towards Z, B जो था वो नफरत करता था Z से, and intending to kill him
उसने क्या किया, असिस्ट किया ए को कि इसको मारो, और फाइनली ए ने उसकी डेथ कर दी। कोर्ट कहता है भाई यहाँ पर जो ए है वो तो लाइबल है क्योंकि उसने जेड ने प्रोवोक किया था, इसलिए उसने उसको मार डाला, तो डेफिनेटली ए इज लाइबल फॉर नॉट वांटिंग टू मर्डर। बट जहां पर जो बी है वो उसको प्रोवोक कर रहा है, उसको मारो, डेफिनेटली जो बी है बेसिकली वो गिल्टी ऑफ मर्डर है, जबकि ए इज गिल्टी ऑफ कल्परल होमिसाइड है। डिफरेंट एक्ट के लिए एक मतलब एक एक्ट जो है वो डिफरेंट एक्ट के लिए अप्लाई होते हैं। सो देयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न विद कमीशन ऑफ एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। ए और बी दोनों मर्डर करने गए सी के घर पे। अब वहां पर ए ने और बी ने दोनों ने सी का मर्डर कर दिया, लेकिन वापस आते समय सी ने वहां पर जो बी ने जो सी की जो वॉच थी वो वहां से चुरा ली। अब थेफ्ट जो है वो सी ने किया है, और सॉरी बी ने किया है सी की वॉच चुरा कर, जबकि ए और बी ने दोनों मिलकर उन्होंने मारा है। तो डिफरेंट डिफरेंस भी हो गया, तो वो लायबिलिटी आपकी फिक्स होती है। So this is all about the major portion of Select Act, that is common intention and common object. तो ये इसको प्लीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे इस सारे केस लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेक इट श्योर कि कोई भी एम्बिगुइटी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसको एंजॉय करो। जब तक आप इन सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं ना करते तो फिर बड़ा हार्ड होता है उसको याद करना, फिर वो रट्टाफिकेशन कहलाती है। जब आप इसको एंजॉय करते तो आपके अपने माइंड में मतलब सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप उसको एंजॉय करने लग जाओगे। कॉमन इंटेंशन, सिविल इंटेंशन, अपने आप ऑटोमेटिकली पिक्चर चलती रहती है माइंड में हमेशा। तो हमेशा एंजॉय करो, रट्टा मत मारना। रट्टा मारोगे तो डेफिनेटली स्किप हो जाएगा कभी ना कभी। जब उसको एंजॉय करोगे कभी स्किप नहीं होगा। सबसे बड़ी खासियत है हमारी माइंड की। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना था। मेजर पोर्शन हमारा खत्म हुआ है कमेंटेशन कॉमेंट के रिगार्डिंग। तो कल हम लोग अदर पार्ट करेंगे। ठीक है, कल एक नया फ्रेंड्स कमिट करेंगे, उसके रिगार्डिंग उसका डिस्कस करेंगे कि क्या वो सेक्शन है क्या नहीं है। तो इस सेक्शंस में जो आज का हमने लेक्चर किया है कमेंटेशन कॉमेंटेशन के रिगार्डिंग, इनको आप प्लीज पढ़ लेना। और आई होप कि वहां पर कोई डाउट नहीं होने चाहिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है तो हम लोग कल सबसे पहले आपकी डाउट्स लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you, sir.